हेलो एवरीवन, आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ, जोहार करता हूँ, नमस्कार करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल क्लास मॉनिटर फैमिली में। आप सभी को बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और याद रखना है, जैसा कि हमें पता है जेएसएससी सीजीएल एग्ज़ाम होने वाली है जो कि अगस्त माह में होने वाली है। आप सभी को बखूबी ये याद होगा और मात्र 40 से 45 दिन मात्र बचे हुए। इसी में हमें साइंस हो या झारखंड जीके हो या जो भी अपना लैंग्वेज पेपर हो या पेपर 1 पेपर 2 पेपर 3 के सारे सवाल हम लोगों को रिवीजन के तौर पर ज़रूर देखना होगा, क्योंकि आपको यह अंदाज़ा हो जाएगा कि सवाल जेएसएससी एग्ज़ाम जो कंडक्ट करवाता है वह कैसे सवाल पूछा जाता है। तो उसी प्रीवियस ईयर सवाल के रूप में मैं साइंस का सवाल आज लगभग 80 सवाल एमसीक्यू के रूप में लेके आया हूं। अंत तक जरूर बने रहिएगा और दिल थाम के बैठिए, क्योंकि बहुत सारे कंटेंट आपको मिलने वाली है आज। तो याद रखना है, अभी बिना स्किप किए और दूसरा वीडियो अभी बहुत कुछ आएगा, सोचने वाली है, नहीं उतना ध्यान देना है। हम अभी जो लेके आए हैं वो प्रीवियस ईयर सवाल 2012, 2016, 2024 में जो जेएसएससी कंडक्ट करवाता है साइंस के रूप में जो सवाल पूछा गया है। हमें सिलेबस में लगभग 20 सवाल पूछे जाने हैं, तो याद रखना है। उसी कंडक्ट को आगे बढ़ाते हुए मैं आज फिर साइंस के आज मेरा दूसरा लेक्चर लेके आया हूँ। इससे पहले मैंने एक लेक्चर डाल दिया है, वो लेक्चर आप प्लेलिस्ट में जाके ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि हमारे ये वीडियो ज़रूर आपको पसंद आएगा, और पसंद आएगा तो प्लीज़ अभी ये लाइक और सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे फैमिली में बहुत बहुत वेलकम है आपका। ठीक है, तो इसी तरह सबसे पहले हम लोग सबसे पहला सवाल देखते हैं साइंस का। जेएसएससी सीजीएल पेपर 3 के झारखंड जीके जो सवाल है साइंस का पहला सवाल है कि उत्तल दर्पण का द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। तो याद रखना है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक और सीधा होता है। याद रखना है, काल्पनिक और सीधा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, याद रखना है। बहुत सारे सवाल उत्तर दर्पण से सवाल पूछे जाते हैं और बच्चा इसी में फंस जाता है, काल्पनिक और सीधा, उल्टा, वास्तविक, इसी में फंस जाता है। याद रखना है, तो उत्तल दर्पण याद रखना है काश से हम लोग याद रख सकते हैं, काश, है ना। नहीं बोलते थे कि काश मेरे पास गाड़ी होता, पैसा होता, बंगला होता, तो काश से याद रखना है। तो उत्तल दर्पण काश से याद रखना है, काश से काल्पनिक, स से सीधा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल आते हैं, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है। तो याद रखना है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी जो है उसकी वक्रता त्रिज्या का आधी होती है। याद रखना है, उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आते हैं, हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का यूज होता है। हजामत यानी दाढ़ी बनाने में। तो दाढ़ी बनाने में हम लोग कौन सा दर्पण देखते हैं। तो याद रखना, हम लोग कौन सा दर्पण देखते हैं, अवतल दर्पण देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, अवतल दर्पण। नेक्स्ट सवाल आते हैं, चौथा नंबर सवाल है कि द्रव का अपेक्षित घनत्व मापा जाता है। तो याद रखना है, द्रव का अपेक्षित घनत्व हाइड्रोमीटर में मापा जाता है। याद रखना है, हाइड्रोमीटर। हाइड्रो को ही पानी में कहा जाता है, तो याद रखना है उससे द्रव का अपेक्षित घनत्व हाइड्रोमीटर में मापा जाता है। नेक्स्ट सवाल 5वां नंबर, दूध की शुद्धता किस यंत्र में मापी जाती है। तो याद रखना है, लैक्टोमीटर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, लैक्टोमीटर से हम दूध की शुद्धता मापते हैं। उम्मीद करता हूं आपको बहुत सारे कंटेंट इसी से भी मिलने वाली है, और याद रखना है कि हमें अंत तक जरूर बने रहना है, क्योंकि इसी से आपको अंदाज़ा मिल जाएगा कि जेएसएससी जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है वो साइंस से कैसा सवाल पूछता है। ठीक है, तो याद रखना है, दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर से मापी जाती है। नेक्स्ट सवाल 6 नंबर सवाल है कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है कौन सा शीशा लगा रहता है। तो याद रखना है, उत्तल दर्पण लगा रहता है। क्यों? क्योंकि उत्तल दर्पण जो है ना, बड़ा से बड़ा प्रतिबिंब को छोटा करके दिखाता है। तो याद रखना है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। मोटर गाड़ी में जो साइड मिरर रहता है ना, वो उत्तल दर्पण होता है। ये सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। नेक्स्ट सवाल आते हैं 7वां नंबर कि फोटोग्राफिक कैमरे का अभिदृश्यक होता है। तो याद रखना है, फोटोग्राफिक कैमरे का अभिदृश्यक क्या होता है। तो याद रखना है, उत्तल लेंस होता है ना। जो हम लोग कैमरा फोटो खींचते हैं ना, वो क्या होता है, उत्तल लेंस होता है। नेक्स्ट सवाल आते हैं 8वां नंबर, पानी में हवा का बुलबुला किस तरह कार्य करता है। तो याद रखना है, पानी में हवा का बुलबुला उत्तल लेंस की भली भांति कार्य करता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। पानी का जो हवा का बुलबुला है वह उत्तल लेंस की भांति कार्य करता है। नेक्स्ट वाला आते हैं 9वां नंबर, वायुमंडल की आर्द्रता किस में मापी जाती है। तो याद रखना है, वायुमंडल की आर्द्रता हाइग्रोमीटर, अभी हम बताए थे। वायुमंडल हाइग्रो है ना, पानी हाइग्रो, ये सब पानी से जितने भी आएगा तो हाइग्रो से ही मीटर
हाइग्रो से ही संबंधित रहेगा, तो याद रखना है वायुमंडल में आर्द्रता, आर्द्रता मतलब पानी, तो हाइग्रोमीटर से मापे जाते हैं। नेक्स्ट वाला थे 10वां नंबर कि भूकंप मापी यंत्र क्या है, तो याद रखना है भूकंप किस में हम लोग मापते हैं, तो याद रखना है सिस्मोग्राफी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, सिस्मोग्राफी से भूकंप मापा जाता है। अगला सवाल है 11 नंबर, ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है, तो याद रखना है ध्वनि की तीव्रता जो है डेसिबल में मापा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, डेसिबल। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, ये मैं फिजिक्स से लेके बहुत सारे सवाल लेके आया हूँ। ये सारे सवाल इसी याद रखना है, जेएसएससी उतना टफ एग्जाम नहीं लेता है, लेकिन बेसिक आपने अगर मजबूत किए होंगे तो याद रखना है आपका सचिवालय में कदम रखने से कोई नहीं रोक सकता है। तो इसीलिए मेरे साथ जुड़िए बेसिक से। बेसिक में जितने सवाल है 9, 10, 11, 12 इस सारे एनसीईआरटी जो है उसी से रिलेटेड ये सारे सवाल पूछे जाते हैं। तो याद रखना 12 नंबर सवाल, मानव रेटिना का प्रतिबिंब बनता है कैसा, तो याद रखना कैसा बनता है, वास्तविक और उल्टा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, वास्तविक और उल्टा। नेक्स्ट वाला आते हैं 13 नंबर, जब कोई वस्तु को दो समानांतर समतल दर्पण के बीच रखा जाता है तो बने हुए प्रतिबिंब की संख्या कितनी बनती है, तो याद रखना है अगर दो समांतर दर्पण है और उसके बीच में कोई सामान रख दिए तो याद रखना है अनगिनत उसका प्रतिबिंब बनेगा, यानी अनंत। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, अनंत प्रतिबिंब बनेगा। नेक्स्ट वाला आते हैं 14 नंबर, सवाल है कि हृदय की गति सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो याद रखना हृदय की गति सुनने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, तो स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप का यूज करते हैं, डॉक्टर जो चेक करता है ना वो स्टेथोस्कोप होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वाला आते हैं, वायुमंडलीय दाब की माप की जाती है, तो याद रखना वायुमंडलीय दाब की माप किससे की जाती है, तो बेरोमीटर से किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, बेरोमीटर। बहुत ही शानदार सवाल में एक छोटे से सवाल जो छोटे से क्विज के रूप में अभी लगभग 80 सवाल अभी हम लोग फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ मतलब फिजिक्स के रूप में हम लोग देखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ अंत तक जरूर बने रहिएगा, दिल थाम के बैठिएगा और याद रखना है ज़्यादा हड़बड़ाना नहीं है। जो एक कहावत है कि थीर पानी जो है ना पत्थर काट देता है, तो याद रखना हमें थीर पानी जैसा बनना है ताकि हम लोगों को धीरे 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 करके पत्थर को काट देना है, याद रखना है। नेक्स्ट वाला आते हैं 16 नंबर, सवाल है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को रखा जाता है, तो याद रखना है सरल सूक्ष्मदर्शी में लेंस और प्रकाश के केंद्र के बीच में रखा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आते हैं 17 नंबर सवाल है कि वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाने में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तो वनस्पति जो तेल बनता है उसमें कृत्रिम घी बनाने के लिए कौन सा उपकरण उसमें प्रयोग किया जाता है, तो याद रखना है निकिल के प्रयोग किया जाता है। बहुत ही भिन्न सवाल है यह। ऑप्शन नंबर सी निकिल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट वाला आते हैं, अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है, तो याद रखना है अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है, याद रखना है लोह चूर्ण। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, लोहे के चूर्ण की विधि का प्रयोग हैबर विधि में लोहे के चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट वाला आते हैं 19वां नंबर, सवाल है कि अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब, ठीक है, दर्पण के पीछे काल्पनिक, सीधा तथा वस्तु से बड़ा बनता है जब वो वस्तु होती है। कहाँ पर होती है तब दर्पण के पीछे बनता है, काल्पनिक बनता है, सीधा बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है। तो कहाँ रखने से बनता है, तो याद रखना है फोकस और ध्रुव के बीच में, सबसे सामने रखने पड़े, ठीक है, फोकस और ध्रुव के बीच में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वाला आते हैं 20वां नंबर, रक्त का दाब किस यंत्र से मापा जाता है, तो याद रखना है रक्त का दाब स्फिग्नोमैनोमीटर से मापा जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, स्फिग्नोमीटर मैनोमीटर। भी सवाल है, ये सही सवाल मैंने ये सारे सवाल जो है आपको बहुत सारे एग्जाम में मिल जाएगा। तो याद रखना जेएसएससी भी ऐसे ही सवाल पूछते हैं। नेक्स्ट सवाल आते हैं 21 नंबर, ट्रांसफार्मर का कोड बना होता है। भी सवाल, तो याद रखना ट्रांसफार्मर का कोड जो है ना एक नर्म लोहे से बना होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, नर्म लोहे से बना होता है। 22 नंबर सवाल है कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है यह कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करती है। तो याद रखना ट्रांसफार्मर जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम के आधार पर कार्य करती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम के आधार पर।
23वां नंबर सवाल है कि ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होती है कैसा? तो याद रखना है ट्रांसफार्मर जो है एसी वोल्टेज में उपचयन या अपचयन करने के लिए। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। एसी वोल्टेज को उपचयन या अपचयन करने के लिए ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट वाला आते हैं 24 नंबर, हीट स्टोन ब्रिज का व्यवहार किसे मापने में किया जाता है? तो याद रखना हीट स्टोन ब्रिज का व्यवहार किसे मापने के लिए किया जाता है? तो याद रखना है प्रतिरोध मापने के लिए। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, प्रतिरोध मापने के लिए। नेक्स्ट वाला आते हैं, सवाल है 25वां नंबर। सवाल है कि पानी के अंदर ध्वनि सुनने का कौन सा यंत्र कहलाता है? अगर आप पानी के अंदर हैं और उसी में से ध्वनि भी सुनना चाह रहे हैं तो कौन सा यंत्र का इस्तेमाल करके आप आसानी से सुन सकते हैं? तो याद रखना है पानी को किससे क्या कहा जाता है? तो हाइड्रो, ठीक है। और सुनने के लिए फोन का इस्तेमाल किया करेंगे, तो याद रखना है हाइड्रोफोन। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। पानी के अंदर ध्वनि सुनने के लिए हमें हाइड्रोफोन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, यानी हाइड्रोफोन कहा जाता है। 26वां नंबर सवाल, लाउड स्पीकर यानी बॉक्स जो बाजा बजता है, लाउड स्पीकर में ऊर्जा परिवर्तन कैसे होता है? तो याद रखना है विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। 26वां नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से किस यंत्र में यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? तो याद रखना है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा कौन बदलता है? डायनेमो। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। डायनेमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। नेक्स्ट वाला आते हैं 28 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है? तो याद रखना है कौन सी युक्ति यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है? तो विद्युत मोटर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, विद्युत मोटर। नेक्स्ट वाला आते हैं कि रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन कौन करता है? तो याद रखना है बैटरी। बैटरी में जो है ना रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में बदलाव होता है। नेक्स्ट सवाल आते हैं 30वां नंबर, सवाल है कि रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है किस लिए? तो याद रखना है एसी वोल्टेज को डीसी में बदलने के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, ये भी बेहद सवाल है ना। याद रखना है रेक्टिफायर का प्रयोग किस लिए करते हैं? तो एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में बदलने के लिए। नेक्स्ट सवाल आते हैं 31वां नंबर, सवाल है ट्रांसफार्मर का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो याद रखना है ट्रांसफार्मर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? केवल एसी में किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, केवल एसी में ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट सवाल आते हैं 32वां नंबर सवाल, टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा है कैसा है? तो याद रखना टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा जो है वह विद्युत ऊर्जा है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा। नेक्स्ट वाला आते हैं, शुष्क सेल में किस तरह की ऊर्जा निहित होती है? तो याद रखना है शुष्क सेल में रासायनिक ऊर्जा निहित होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, रासायनिक ऊर्जा। नेक्स्ट सवाल आते हैं 34वां नंबर सवाल, कौन सा यंत्र उच्च एसी वोल्टेज को निम्न एसी वोल्टेज में या निम्न एसी वोल्टेज को उच्च एसी वोल्टेज में बदलता है? याद रखना है कौन सा वोल्टेज है? तो ट्रांसफार्मर ही बदलता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। मैंने यहाँ तक अभी 4 टेस्ट पेपर, चौथा टेस्ट पेपर को ख़त्म किया है। अब 5वां टेस्ट पेपर हम लोग शुरुआत करेंगे और 5वां का पहला सवाल, उससे पहले जान लेते हैं कि यह जो सवाल है मैं बहुत ही मेहनत से ये सवाल लाया हूँ, क्योंकि बहुत सारे कंटेंट इधर उधर से उठा के ले रहा हूँ। वो सारे सवाल जो जेएसएससी साइंस के रूप में सवाल करता है वही सारे सवाल मैं आज लेके आया हूँ। अंत तक बने रहना है, बिना हिले डुले, याद रखना है, ठीक है। और अगर पसंद आएगा हमारी मेहनत तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बहुत बहुत शुक्रगुजार मैं बना रहूँगा। पहला सवाल है कि भारत का पहला परमाणु रिएक्टर का नाम क्या है? तो याद रखना है भारत का पहला परमाणु रिएक्टर का नाम अप्सरा है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, अप्सरा। नेक्स्ट वाला आते हैं डीडीटी की खोज किसने किया था? तो याद रखना है डीडीटी की खोज डॉक्टर पॉल मुलर ने किया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, डीडीटी की खोज डॉक्टर पॉल मुलर ने किया था। तीसरा नंबर सवाल, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखना है विक्रम साराभाई। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति के अध्यक्ष विक्रम साराभाई थे। नेक्स्ट वाला आते हैं, चौथा नंबर सवाल है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो याद रखना है पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। पांचवा नंबर सवाल है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना कब हुआ था? तो याद रखना है इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखना है इसरो की स्थापना सन
1969 से 70 के दौरान हुई थी। याद रखना है 1969, 15 अगस्त 1969 70 के बीच में हुआ था। ठीक है, 15 अगस्त 1969 70 में। अगला सवाल 6ठा नंबर, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? तो याद रखना है ट्राम्बे, महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेगा। ट्राम्बे में अवस्थित है पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा। नेक्स्ट वाला आते हैं 7वां नंबर सवाल है कि होम्योपैथी चिकित्सा के जनक कौन थे? तो याद रखना है होम्योपैथी चिकित्सा के जनक हैनीमैन थे, है ना। हनीमून याद आ गया, सॉरी। तो हैनीमैन थे कौन? होम्योपैथी चिकित्सा के जनक। नेक्स्ट वाला आते हैं, सवाल है कि कल्पना चावला का जन्म कहाँ हुआ था? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, याद रखना है कल्पना चावला का जन्म करनाल, हरियाणा में हुआ था। नेक्स्ट वाला आते हैं, सवाल है कि एंटीसेप्टिक सर्जरी का आविष्कार किसने किया था? तो याद रखना है एंटीसेप्टिक सर्जरी का आविष्कार जोसेफ लिस्टर ने किया था। याद रखना है जोसेफ लिस्टर ने किया था। जोसेफ लिस्टर ने किया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट वाला आते हैं 10वां नंबर सवाल है कि भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ प्रारंभ किया गया था? तो याद रखना है भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर तारापुर में स्थापना किया था, तारापुर में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट वाला आते हैं, भारत के पृथ्वी प्रक्षेपास्त्र की तुलना रूस के किस प्रक्षेपास्त्र से किया गया था? तो याद रखना है भारत में पृथ्वी जो है रूस के किस प्रक्षेपास्त्र से किया गया था? तो स्कड। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेगा, रूस के स्कड से किया था भारत की पृथ्वी से तुलना। नेक्स्ट वाला आते हैं 12 नंबर सवाल, भारत की पहला महिला अंतरिक्ष यात्री। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, एकदम वीवीआई सवाल है। पहला महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? तो याद रखना है पहला महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला थी। याद रखना है कल्पना चावला। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वाला आते हैं 13 नंबर सवाल है, जेनेटिक कोड की खोज किसने किया था? तो याद रखना जेनेटिक कोड की खोज हरगोविंद खुराना ने। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, हरगोविंद खुराना ने किया था। नेक्स्ट वाला आते हैं 14 नंबर सवाल, उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? तो याद रखना है उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? तो ह्यूगो डी ब्रिज ने दिया था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ह्यूगो डी ब्रिज। नेक्स्ट वाला आते हैं, रक्त परिवहन की खोज किसने की थी? तो याद रखना है विलियम हार्वे ने रक्त परिवहन की खोज किया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वाला आते हैं, श्री हरिकोटा प्रक्षेपण केंद्र कहाँ स्थित है? तो याद रखना श्री हरिकोटा प्रक्षेपण केंद्र आंध्र प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वाला आते हैं 17 नंबर सवाल, भारत ने अपना पहला परमाणु विस्फोट कहाँ किया था? तो याद रखना भारत ने पहला परमाणु विस्फोट पोखरण में किया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, पोखरण में किया था। नेक्स्ट वाला आते हैं, भारत ने पहला परमाणु विस्फोट कब किया था? तो याद रखना है भारत ने पहला परमाणु विस्फोट 18 मई 1974 को पोखरण में किया था। नेक्स्ट वाला आते हैं, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट वाला आते हैं, परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो याद रखना है परमाणु ऊर्जा आयोग की गठन डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, ऑप्शन नंबर ए के द्वारा किया गया था। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के द्वारा परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना किया गया था। 20वां नंबर सवाल है कि भारत में निर्मित पहला बहुउद्देशीय उपग्रह कौन सा है? तो याद रखना है भारत में निर्मित पहला बहुउद्देशीय उपग्रह का नाम इनसेट 2 है, इनसेट 2A। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, इनसेट 2A। नेक्स्ट वाला आते हैं, रडार का अर्थ क्या होता है? मतलब रडार क्या होता है, रडार की फुल फॉर्म क्या है ये? तो याद रखना रडार जो होती है यह एक रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग होती है। याद रखना है रेडियो डिटेक्शन रेंजिंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट वाला आते हैं 22 नंबर सवाल, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी बार्क की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखना है बार्क की स्थापना कब हुआ था? तो सन 1954 में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, सन 1954 में। नेक्स्ट वाला आता है कि भारत का अंटार्कटिका अध्ययन केंद्र कहाँ स्थित है? तो याद रखना है भारत का अंटार्कटिका अध्ययन गोवा में स्थित है। ठीक है, गोवा में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, गोवा। नेक्स्ट वाला आते हैं, मलेरिया की कीटाणु की खोज किसने किया था? तो याद रखना है मलेरिया की कीटाणु की खोज रोनाल्ड रॉस ने किया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वाला आते हैं 25 नंबर सवाल, डीएनए की खोज किसने किया था? तो याद रखना है डीएनए की खोज किसने किया था? तो याद रखना है वाटसन एंड क्रिक। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेगा,
वाटसन एंड क्रिक ने। नेक्स्ट सवाल आते हैं 26 नंबर सवाल है कि इंसुलिन की खोज किसने किया था? तो याद रखना इंसुलिन की खोज बेंटिंग ने किया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, बेंटिंग ने किया था इंसुलिन की खोज। 27 नंबर सवाल है जमीन से आकाश में मार करने वाले प्रक्षेपण आकाश का सफल परीक्षण कब किया गया था? तो याद रखना है सन 1990 ईस्वी में आकाश का प्रक्षेपण किया गया था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आते हैं महिला अंतरिक्ष यात्री हर बार कल्पना सोरेन याद आ जाता है, बहुत बहुत मतलब अपने हक में खराब, तो बहुत बहुत मैं इसके लिए क्षमा कर चाहता हूँ क्योंकि कभी कभी आ जाता है, मतलब सवाल बोलते बोलते अलग वर्ड आ ही जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ मतलब क्षमा के भागीदार हूँ, सॉरी। तो 28 नंबर सवाल है कि महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला का निधन कब हुआ था? क्योंकि कल्पना सोरेन हाल ही में बहुत ज़्यादा मतलब न्यूज़ में रही है, इसीलिए नाम आ जाता है। तो कल्पना चावला की निधन सन 2003 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल आते हैं 29 नंबर, राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखना है राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखना है 13 अक्टूबर 1990 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल आते हैं विकासवाद का सिद्धांत किसने किया था? पीवीआई सवाल है, विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था? तो याद रखना है चार्ल्स डार्विन ने विकासवाद का सिद्धांत दिया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, चार्ल्स डार्विन ने विकासवाद का सिद्धांत दिया था। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल आते हैं हेजे की टीका की खोज किसने किया था? तो याद रखना हेजे की टीका की खोज रॉबर्ट कोच ने किया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आते हैं 32 नंबर सवाल, जीवाणु की खोज किसने किया था? याद रखना है और ज़्यादा नहीं है, लगभग 4-5 सवाल होगा, तो अंत तक दिल थाम के बैठे रहिए। 32 नंबर सवाल है कि जीवाणु की खोज किसने किया था? तो याद रखना है जीवाणु की खोज लेवेन हॉक ने किया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आते हैं 33 नंबर सवाल, भारतीय नाभिकीय ऊर्जा निगम की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखना है भारतीय नाभिकीय ऊर्जा निगम की स्थापना सन 1987 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आते हैं 34 नंबर सवाल है कि हृदय प्रत्यारोपण हार्ट ट्रांसप्लांटेशन की खोज किसने किया था? तो याद रखना है हृदय प्रत्यारोपण की खोज किसने किया था? तो क्रिश्चियन बर्नार्ड ने। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आता है 35 नंबर सवाल है कि भारत ने दूसरा परमाणु विस्फोट कब किया था? तो याद रखना है दूसरा परमाणु विस्फोट जो है 13 मई 1998 को पोखरण राजस्थान से किया था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आते हैं मानव निर्मित पहला उपग्रह कौन सा था? साइंस एंड टेक से भी बहुत सारे सवाल हम लोग को देखें तो साइंस एंड टेक से भी सवाल पूछा जाता है, लगभग 4-5 सवाल साइंस एंड टेक से ही रहेगा। तो मानव निर्मित प्रथम उपग्रह जो था वह कौन सा था? तो याद रखना स्पुतनिक 1 जो कि रशिया के द्वारा रोसकॉस्मोस के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट सवाल आता है रेबीज के टीके की खोज किसने किया था? तो याद रखना है रेबीज के टीके की खोज लुई पोस्चर के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ तक मैंने लगभग 80 एमसीक्यू के रूप में जो जेएसएससी प्रीवियस ईयर सवाल जो साइंस के रूप में, साइंस और टेक के रूप में जो सवाल पूछते हैं वो सारे सवाल मैंने देख लिए हैं। और अंत तक यहाँ तक आप जो सफ़र किए हैं, मेरे साथ यात्रा किए हैं, बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका और बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। तो याद रखना है इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, हमारे फैमिली में जुड़े कर रहने के लिए आपको राइट कॉर्नर में एक बटन होगा यानी सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा। तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिएगा और हाँ अगर पसंद आएगा तो प्लीज़ शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ तक बने रहने के लिए। फिर नेक्स्ट हम इसी तरह आगे बढ़ते रहेंगे और इसी तरह जितने भी प्रीवियस सवाल है उसी सवाल को हम लोग जो सवाल है वो कंडक्ट करवाते रहेंगे, क्योंकि हमको पता है कि हमारे लाल जो है, हमारे लाल लाली जो भी है वो सारे जो है कहीं ना कहीं सचिवालय में कदम रखने की सोच को आगे बढ़ाना है। तो थैंक यू सो मच गाइज, बहुत बहुत शुक्रिया।